चलो जो चैप्टर हमें शुरू करना है ये आपका चैप्टर नंबर 5 या यूनिट नंबर 5 कह सकते हो, बैंकिंग की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स रेगुलेशन ऑफ बैंक, मतलब ये इकोनॉमिक्स का ही एक आपका चैप्टर है। बहुत इजी से चैप्टर है, इसको आप अच्छे से कवर कर सकते हो। इसके अंदर आपको जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बेस रेट, ये सारे टॉपिक आप मोस्टली पढ़ चुके हो। खाली बेस रेट को अगर मैं छोड़ के बात करूँ इकोनॉमिक्स के अंदर, तो सबसे पहला जो टॉपिक इसके अंदर आता है फंक्शंस ऑफ RBI आता है कि RBI के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो फाइनेंशियल सुपरविजन RBI का पहला फंक्शन होता है। फाइनेंशियल सुपरविजन के अंदर RBI क्या करता है, RBI गाइड करता है। इसके अंदर आप लिख सकते हो गाइड, सुपरवाइज, गाइड सुपरवाइज द कमर्शियल, RBI गाइड्स एंड सुपरवाइज द कमर्शियल बैंक, या कमर्शियल बैंक की जगह लिख सकते हो गाइड्स एंड सुपरवाइज द फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ द कंट्री, कि RBI हमारे देश के फाइनेंशियल सेक्टर को क्या करता है, गाइड और सुपरवाइज करता है। इस काम को करने के लिए फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए इट इस्टेब्लिश BFS, इसने BFS बनाया है। BFS क्या है, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन है। मतलब अगर हम बात करें RBI जो है गाइड और सुपरवाइज करता है देश के पूरे फाइनेंशियल सेक्टर को। फाइनेंशियल सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो हमारे देश का जो फाइनेंशियल सेक्टर है, अगर मैं फाइनेंशियल सेक्टर की बात करूं इंडिया की, तो हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मेनली आसान शब्दों में समझते हैं, इसके अंदर आपके बैंक्स आते हैं। कौन से बैंक, कमर्शियल बैंक और NBFCs आते हैं। अब कमर्शियल बैंक में आप समझ सकते हो SBI, ICICI, HDFC सारे बैंक आ गए। NBFC में आपका बजाज फाइनेंस हो गया, मुथूट गोल्ड लोन वाला हो गया, मनप्पुरम गोल्ड लोन वाला हो गया, ये हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में आते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है, कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो लोगों का पैसा डिपॉजिट भी करते हैं और लोन भी देते हैं, लेकिन ये लोगों का पैसा डिपॉजिट नहीं करते, खाली लोन देते हैं। ठीक, तो ये NBFCs के बीच में और बैंक्स के बीच में मेन डिफरेंस हमारा माना जाता है। तो ये RBI जो है सबको गाइड और सुपरवाइज करता है। मॉनेटरी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो RBI क्या करता है, RBI फॉर्म इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री। मतलब ये हमारे देश की मॉनेटरी पॉलिसी को एक तरीके से क्या करता है, मॉनिटर करता है। मॉनेटरी पॉलिसी को अगर हम बात करें तो ये इम्प्लीमेंट करता है, मॉनिटर करता है और फॉर्मुलेट करता है। तो इसके अंदर आप ये लिख सकते हो आसान शब्दों में, इस वाले फंक्शन के अंदर RBI फॉर्म्स, implement and monitor the credit control policy and ensure adequate flow of credit to each sector। मतलब RBI जो है वो कोशिश करता है फॉर्म करने की, इम्प्लीमेंट करने की और मॉनिटर करने की क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी आपने पढ़ रखी है इकोनॉमिक्स के अंदर, वही हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसको। इशूअर ऑफ करेंसी आपको पता है RBI डिज़ाइन करता है, प्रिंट करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है करेंसी नोट को। RBI इशू करता है, एक्सचेंज करता है और डिस्ट्रॉय करता है करेंसी नोट्स को जो कि फिट नहीं है सर्कुलेशन के लिए। मतलब ऐसे नोट जो कटे फटे हैं या कट फट गए हैं बहुत बुरी तरीके से, तो आप उनको बैंक में जाके एक्सचेंज कर सकते हो। बैंक वाले क्या करते हैं उन नोटों का, वो RBI के पास देते हैं, RBI उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय करने का मतलब जला देता है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, RBI एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट वही सारे काम परफॉर्म करता है जो एक बैंक हमारे लिए परफॉर्म करता है। इसके अलावा एज अ बैंकर RBI एडवाइज़र का भी काम करता है और एजेंट का भी काम करता है, जो आपका इकोनॉमिक्स की बुक में लिखा है। एडवाइज़र के तौर पे RBI एडवाइस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग्स के ऊपर, ठीक, बजट वगैरह के ऊपर। एज एन एजेंट गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट के पैसों को ट्रांसफ़र करना, गवर्नमेंट के पैसों को रिसीव करना, ये सब हमारा इसके अंदर आ जाता है। ठीक, तो ये मेन फंक्शंस हो गए। ये फंक्शंस आपके इकोनॉमिक्स में भी दे रखे हैं। कुछ दो फंक्शंस ये वाले इकोनॉमिक्स में नहीं है, तो इन्हें अच्छे से पढ़ना और ये जरूर लिख के आना। इसके अलावा बात करें मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आता है हमारा अगला RBI का फंक्शन। RBI क्या करता है, RBI जो है हमारी मदद करता है एक्सटर्नल ट्रेड में। मतलब ये कस्टोडियन होता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ ही रखा है आपने। RBI क्या करता है, RBI फॉरेन करेंसी को
फॉरेन एक्सचेंज रेट को स्टेबल करने के लिए फॉरेन करेंसी को खरीदता है और बेचता है, ये आपको बताइए, इसे हम डर्टी फ्लोटिंग कहते हैं। डेवलपमेंटल रोल आरबीआई बात करें तो आरबीआई जो है देश के डेवलपमेंट में भी काम करता है। आरबीआई ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बना रखे हैं, जैसे कि नाबार्ड वगैरह आरबीआई ने बना रखे हैं। एक्सपोर्ट क्रेडिट, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, आरबीआई उन्हें एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रोवाइड करता है। इसके लिए आरबीआई ने एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया खोल दिया था 1982 के अंदर, तो ये बात ध्यान रखनी है। महंगाई को काबू करता है। क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी से बैंक रेट को बढ़ा देना, रेपो रेट को बढ़ा देना, ये सब हमारा इसी में आता है। ठीक, तो ये हमारा इसके अंदर आता है, ये इसके मेन फंक्शंस होते हैं। अब अगर हम बात करें तो हमें मेन चीज़ों को कवर कर लेना है। फटाफट स्टार्टिंग से चलते हैं। सबसे पहला जो आपको कवर करना है वो आपको करना है बैंक रेट। तो बैंक रेट आपके इकोनॉमिक्स के नोट्स में भी लिखा हुआ होगा। बैंक रेट यहाँ पे भी आपको बता देते हैं। तो बैंक रेट क्या होता है, जब कभी भी कोई कमर्शियल बैंक जैसे कि एसबीआई है, वो आरबीआई से क्या लेता है, लॉन्ग टर्म लोन लेता है, मतलब 10 साल 15 साल का लोन लेता है, तो भाई अब लोन लिया है तो इस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। तो ये जो इंटरेस्ट दिया जाता है, ये इंटरेस्ट बैंक रेट कहलाता है। अब याद क्या रखना, इसे इन्फ्लेशन के टाइम पे बढ़ा दिया जाता है और डिफ्लेशन के टाइम पे कम कर दी जाता है। अब इन्फ्लेशन के टाइम पे बढ़ा क्यों देते हैं, इन्फ्लेशन के टाइम पे इसको बढ़ाने की वजह से जो लोन्स होते हैं हमारे, वो कॉस्टली हो जाते हैं, लोग लोन लेना बंद कर देते हैं। डिमांड जो होती है मार्केट में जो आ रही होती है वो कम हो जाती है और एज अ रिज़ल्ट महंगाई कम हो जाती है। डिफ्लेशन में क्या होता है, जो लोन्स होते हैं, अगर हम बात करें, अगर इस रेट को कम करने की वजह से लोन सस्ते हो जाते हैं और मार्केट में डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये हमारा इस तरीके से यूज़ किया जाता है, ये होता है हमारा बैंक रेट। ठीक, इसके बाद अगर मैं बात करूँ, दूसरा जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना होता है रेपो रेट। रेपो रेट भी सेम चीज़ होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। एसबीआई है, ये आरबीआई है। एसबीआई ने आरबीआई से क्या लिया, लोन लिया, लेकिन इस बार कौन सा लिया, शॉर्ट टर्म लोन लिया। अब शॉर्ट टर्म लोन लिया मतलब कम समय का, तो इस पर भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना होगा। जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो कहलाएगा हमारा रेपो रेट। अब इसके अंदर 2 लैग होते हैं, ज़्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, घुसना चाहो तो बुक में घुस सकते हो, एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना। अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से 3-4 नंबर के हिसाब से लिख रहे हो तो जो इकोनॉमिक्स में आप लिख के आए हो वो भी गलत नहीं है, उसके भी नंबर नहीं कटेंगे। अब बस ध्यान के रखना है, इन्फ्लेशन के टाइम पे इसे बढ़ा दिया जाएगा और डिफ्लेशन के टाइम पे इसे कम कर दिया जाएगा। रीज़न वही है, बढ़ाने से क्या होगा, लोन कॉस्टली हो जाएंगे और डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। इसको कम करने से लोन जो है वो सस्ते हो जाएंगे और हमारी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक, ये हो गया हमारा रेपो रेट। इसके अलावा मैं बात करूँ इसमें और फीचर, अगला कौन सा है, अगला हमें दे रखा है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक, देखते जाते हैं, इतने दे रखे होंगे। अगला हमें दे रखा है ओपन मार्केट ऑपरेशन। रेपो रेट भी दे रखा है इसमें, हाँ रेपो रेट ही है, खाली रिवर्स रेपो रेट वगैरह नहीं है आपका इसमें, अच्छी बात है। तो अगला है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो ये भी बता देते हैं। अब देखो भाई, देश में महंगाई है क्यों, ये काम तभी होते हैं जब महंगाई होती है। देश में महंगाई क्यों है, महंगाई तभी है ना देश के अंदर कि हम डिमांड क्रिएट कर रहे हैं फालतू। जब हम मार्केट में डिमांड क्रिएट करेंगे तभी तो महंगाई होगी। ठीक, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो दुनिया में ये आखिरी पेन बचा हुआ है, अब मुझे भी ये पेन चाहिए, तुम्हें भी चाहिए, तुम कह रहे हो मैं 10 देने को तैयार हूँ, मैं कह रहा हूँ 15 दूंगा, तुम कह रहे हो नहीं 20 दूंगा, मैं कह रहा हूँ नहीं 25 दूंगा। तो हम दोनों की ही डिमांड है ना, और भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, हर इंसान इसके अलग अलग प्राइस देने को तैयार हो जाएगा, जिसको इसकी इतनी जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग। तो इसका प्राइस तो बढ़ गया ना, 10 रुपये था बेसिकली, वो कहाँ पहुँच गया, 10 से 15, 15 से 20 पहुँच गया। तो पैसा है हमारे पास, तभी तो मैं इसके 20 रुपये देने को तैयार हूँ, या तुम इसके 15 रुपये देने को तैयार हो, तुम्हारे पास 15 रुपये हैं। अब महंगाई कम करनी है तो क्या करा जाए, तुम्हारी डिमांड कम कर दें, ऑब्वियस सी बात है ना, तुम्हारी डिमांड कम कर दिया, पीछे भी वही कॉन्सेप्ट है, डिमांड ही तो कम करनी है। महंगाई कम करने का मतलब डिमांड कम करना। जब डिमांड कम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारी महंगाई कम हो जाएगी। अब बच्चा इसमें सोचता है लॉ ऑफ डिमांड तो कहता है हमारा कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड जो होता है वो आपका
माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट होता है वो खाली एक इंडिविजुअल इंसान के ऊपर लगता है। हम यहाँ पे पूरे देश की बात कर रहे हैं, तो पूरे देश में हमेशा ध्यान रखना है, ऐसा कोविड के टाइम पे हुआ था। आपने देखा भी था, जिन चीज़ों की मार्केट में डिमांड आ रही थी उनकी कीमत बढ़ गई थी। जैसे गुटखा, सिगरेट वगैरह या मैगी वगैरह, ये भी 10 रुपये वाली मैगी 12 की हो गई थी। सिगरेट, गुटखे वगैरह 30-40 रुपये के बिके थे एक एक गुटखा। ठीक है, इसके अलावा बात करें टोस्ट के पैकेज, दूध की थैलियाँ, ये सब कुछ जो है महंगी हो गई थी, क्योंकि इनकी डिमांड ज़्यादा थी, उस समय प्रोडक्शन नहीं था। तो सेम सिचुएशन यही है, महंगाई क्यों है? क्योंकि डिमांड है। अब डिमांड कैसे कम करी जाए? तो डिमांड कम करने का आरबीआई के पास एक तरीका है। ये है आरबीआई, ये है कमर्शियल बैंक एसबीआई। कमर्शियल बैंक क्या कर रहा है? लोगों को लोन दे रहा है, क्योंकि उसके पास है नोट, पैसे। आरबीआई कह रहा है यार कैसे रोकूं इसे, लोन कैसे देने से रोकें? तो इसे लोन देने से रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसके पास ये जो पैसा है, ये पैसा कैसे ना कैसे करके आरबीआई के पास आ जाए, तो ये लोन नहीं दे पाएगा। अब आरबीआई ऐसा क्या करे? तो आरबीआई कहता है बैंक बैंक देखो, मेरे पास कुछ शेयर्स हैं। बोले किसके शेयर हैं? बोले गवर्नमेंट कंपनी के, इन्हें तुम खरीदोगे आज। ये मतलब जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं एक तरीके से, जो आपने पढ़ा था। सस्ते में बेचता है आरबीआई, 100 वाली चीज़ 80 में बेच रहा है। इनसे कह रहा है आरबीआई कि ये देखो 100 का शेयर है, तुम्हें मैं 80 में दूंगा, या 100 रुपये का डिबेंचर है, मैं तुम्हें 80 रुपये में दूंगा, और आज से 2 साल बाद तुम मुझसे इसको वापस कर देना और इसके बदले मुझसे 100 रुपये ले लेना। तो इससे क्या हुआ? अब देखो आरबीआई ने ये शेयर्स बेचे, यहाँ पे सेल किए नहीं किए। सेल करने की वजह से क्या हुआ? 80 रुपये आरबीआई के पास आ गए, मतलब इनका पैसा आरबीआई के पास। ऐसा होने से क्या होगा? देश के अंदर मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। मनी सप्लाई कम होने का मतलब डिमांड कम, और डिमांड कम होने का मतलब इन्फ्लेशन कम। अब सेम सिचुएशन दोबारा ले लो, देश के अंदर डिफ्लेशन की सिचुएशन है। ये कमर्शियल बैंक है, ये आरबीआई है। अब आरबीआई पता है कमर्शियल बैंक से क्या कह रहा है? आरबीआई कह रहा है देखो याद है मैं तुम्हें एक कागज़ का टुकड़ा भेजा था तुम्हारे पास, देखो शेयर रखा होगा, 80 रुपये का तुमने खरीदा था। बोले हाँ। बोले लाओ एक काम करो, ये शेयर मुझे दे दो। अब आरबीआई क्या कर रहा है? इसे बाय कर रहा है, और इसके बदले इनसे कह रहा है जे लो, तुमने मुझे 80 दिए थे, ये लोग खुश रहो, 100 रुपये रखो। तो अब इससे क्या होगा? देश के अंदर बैंकों के पास 100 रुपये आए। अब बैंक क्या करेंगे? इस पैसे को लोन के तौर पे देंगे, मनी सप्लाई बढ़ेगी। मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने की वजह से जो डिफ्लेशन की सिचुएशन देश के अंदर हमारे चल रही होगी, वो हल्के हल्के कम होनी शुरू हो जाएगी। बस यही कहानी है ओपन मार्केट ऑपरेशन की। इसके अंदर आपको बस इतना ही रखना होता है। इसके बाद अगला एसएलआर और सीआरआर होता है। अब ये क्या कहानी है, तो इसकी बता देते हैं। इसकी कहानी ये है, यहाँ से समझते हैं। जैसे मान लो कोई इंसान है, तुम ही हो, ये बैंक है तुम्हारा, तुम बैंक के पास गए, बैंक ने कहा बैंक बैंक, तुमने बैंक से कहा 10,000 रुपये रख लो, जमा कर लो मेरे। बैंक ने कहा ठीक है दे दो। अब बैंक 10,000 रुपये तुम्हारे जमा कर ली, ये इसका क्या करेगा? तुम्हें तो बैंक क्या कह रहा है? बैंक कह रहा है हम तुम्हें 4% इंटरेस्ट देंगे। अब ये 4% बैंक लाए कहाँ से? तो इस 4% के लिए बैंक क्या करेगा? ये 10,000 रुपये किसी और इंसान को उधार दे देगा, ठीक, और उससे कहेगा लाओ 6% इंटरेस्ट, 2% बीच में बैंक की कमाई, 4% तुम्हें उठा के दे देगा। अब बात ये आती है क्या पूरे 10 दे देगा? अगर पूरे 10 देगा तो एक समस्या है। मान लो तुमने आज जमा करे और ऐसे 10 पूरे दे दिए मैंने, मैं बैंक हूँ, ठीक, तो कल तुम मुझ पर पैसे मांगने आए तो मुझ पर पैसे ही नहीं होंगे तुम्हें देने के लिए। तो आरबीआई क्या कहता है? पूरे 10 का लोन मत दो। आरबीआई कहता है इस 10 में से कुछ पैसा अपनी वॉल्ट में, तिजोरी में संभाल के रखो। जैसे कि मान लो 20%, तो आरबीआई तुमसे कहता है कि 20% का रिजर्व बना लो। तुमने 2,000 रुपये का रिजर्व बना लिया और 8,000 रुपये का लोन दे दिया। अब तुम्हारे पास अगर कल मैं आ भी जाऊँगा तो पैसे हैं मुझे देने को? बैंक के पास है नहीं है। तो अब ये 2,000 रुपये जो हैं, ये भी आरबीआई अपने पास, आपके पास, बैंक के पास नहीं रहने देता है। क्यों? आरबीआई कहता है सारा तुम बहुत ही नालायक इंसान हो, जैसे तुम लोग नालायक हो, मानते नहीं हो, तो बात समझाओ, समझ में नहीं आती है। तो वही सिचुएशन यहाँ पे है। आरबीआई समझा रहा है कि नहीं देना है 2,000 का लोन, लेकिन तुम कह रहे हो अबे खाली पड़े हैं, को मांगने ही नहीं आ रहा है, ये हटा, जे भी लोन दे दे। तुमने पैसे कमाने के लालच में इसे भी लोन दे दिया। अब मान लो अगले दिन ही ये आ गया, तो फिर समस्या। तो आरबीआई कहता है कि बेटा एक काम करो, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें इज्जत दी जाए। तुम अब एक काम क्या करो, इन 2,000 में से 1,500 रुपये तो मेरे पास जमा कर दो, और 500 रुपये एक काम करो तुम अपनी वॉल्ट में रख लो।
500 रुपये तुम अपनी वॉलेट में रख लो। जो 1500 तुमने मेरे पास जमा करें ये कहलाएंगे CRR, और जो 500 तुमने अपने पास रखे ये कहलाएंगे SLR। CRR का मतलब हो गया कैश रिजर्व रेशियो, और SLR का मतलब हो गया स्टेचरी लिक्विड रेशियो। अब इसमें भी खेल है, ये 500 तुम नकद नहीं रखोगे, मतलब ये 500 भी RBI कह रहा है कि भाई 3 फॉर्म में रखोगे। 500 तुमने उधार दे दिए तो RBI कह रहा है इस 500 में से पूरा कैश नहीं रखोगे, थोड़ा कैश रखो। तुमने कहा ठीक है साहब थोड़ा कैश रख लेंगे। RBI ने कहा थोड़ा गोल्ड रखो, तुमने कहा थोड़ा गोल्ड रख देंगे। इसके अलावा RBI ने कहा बाकी का बचा पैसा जो है वो अनकम्बर्ड होता है, स्पेलिंग भूल गया मैं, एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। तो बाकी RBI ने कहा कि बाकी का पैसा जो है वो आप रखेंगे अनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में, ठीक। तो ये डिटेल में समझने की दिक्कत नहीं है, बस ऐसा समझ लो ये वो सिक्योरिटीज होंगी या वो शेयर्स होंगे जो RBI बताएगा कि इसमें ये खरीदो, तो उसी में हमें ये पैसा रखना होता है। तो ये होता है हमारा SLR। कई बार इसके कंपोनेंट्स ही पूछे गए हैं 2 नंबर में कि SLR के कंपोनेंट बता दो, तो ये 3 चीज़ें बताने के 2 नंबर मिल जाएंगे आसानी से, ठीक। तो ये चीज़ रट लेना अच्छे से। तो अब इसके बाद और क्या कर सकते हैं, इसका हमें क्या पढ़ना है, इसके अलावा आपको ये चीज़ें हो गई बैंक रेट मैंने आपको बता ही दिया, SLR वगैरह के यूजेस पढ़ लो। CRR का इस्तेमाल क्या है, ड्रेन एक्सेस लिक्विडिटी, मतलब RBI ने यहाँ पे क्या किया, तुमसे कहा ना 1500 मेरे पास जमा करो, तुम्हारे पास जो पैसा था 2000 रुपये लोन देने के लिए तुमसे ले गए, ड्रेन हो गई लिक्विडिटी तुम्हारी, पैसा चला गया, अब लोन नहीं दे पाओगे। रिलीज फंड नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब इस 1500 रुपये का RBI क्या करेगा, अपने पास पड़ा रहने देगा, इसका इस्तेमाल देश के डेवलपमेंट के लिए करेगा, सरकार को दे देगा, कहीं ना कहीं और लगाएगा, ठीक। हायर द CRR द लोअर द अमाउंट ऑफ बैंक विल बी एबल टू लैंड इन्वेस्ट। जितना RBI इसकी परसेंटेज ज़्यादा रखेगा, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे CRR की परसेंटेज 75% है, और मेरे एग्जांपल में यहाँ पे SLR की 25% है। तो ये जितनी ज़्यादा होगी ऑब्वियस सी बात है उतना कम लोन दे पाओगे। अगर मतलब ये इस परसेंटेज से मतलब नहीं करता, मैंने गलत बता दिया सॉरी, ये इस परसेंटेज से मतलब करता है, मतलब ये परसेंटेज अभी 20 है तो 2000 रुपये तुम 8000 कर पा रहे हो। मान लो RBI कहते हैं 50% होगी, तो तुम्हें 5000 रुपये रिजर्व में रखने पड़ेंगे। तुम लोन कितने का दे पाओगे, मात्र 5000 का, तो तुम्हारी लोन देने की कैपेसिटी कम हो गई, ठीक। इट इज़ अ टूल यूज बाय RBI टू कंट्रोल लिक्विडिटी इन द बैंक सिस्टम। महंगाई वगैरह को, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन्फ्लेशन के टाइम पे अब यही चीज़ पूछी जाती है CRR और SLR के बारे में। इन्फ्लेशन के टाइम पे इसे बढ़ा दिया जाता है कि हाउ RBI चेक इन्फ्लेशन। RBI इन्फ्लेशन कैसे चेक करता है, तो उसमें आप यही सब चीज़ें लिख के आओगे कि बैंक रेट बढ़ा देगा, रेपो रेट बढ़ा देगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो है सिक्योरिटी बेचना शुरू कर देगा, ठीक। CRR SLR को बढ़ा देगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इससे इन्फ्लेशन, ठीक। इन्फ्लेशन के टाइम पे अगर हम बात करें जो CRR SLR होगा इन्हें बढ़ा दिया जाएगा। इससे क्या होगा, जो मनी सप्लाई है हमारी वो कम हो जाएगी। मनी सप्लाई मतलब लोगों के हाथ में आने वाला पैसा कम, डिमांड कम, डिमांड कम, इन्फ्लेशन कम। सेम डिफ्लेशन के अंदर अगर डिफ्लेशन है तो SLR और CRR इन्हें कम कर देंगे। इससे कम करने से क्या होगा, जो मनी सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने की वजह से जो डिफ्लेशन मंदी की स्थिति है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं 3 नंबर का इस चैप्टर से, तो ये भी बहुत अच्छे से कर लेना। बकाया RBI के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ SLR का भी पूछ सकते हैं कि SLR के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो इसके भी 3 ऑब्जेक्टिव हैं। रेस्ट्रिक्ट द एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट, वही बात हो गई जो CRR के साथ है, ताकि बैंक ज़्यादा लोन ना दे पाए। इंक्रीज बैंक इन्वेस्टमेंट अपोज सिक्योरिटी, इसमें सरकार बैंक RBI जो है बैंकों का पैसा सिक्योरिटी शेयर डिवेंचर में भी लगवाता है, तो इसके थ्रू अगर हम बात करें बैंकों की जो पैसा इन्वेस्ट कराता है RBI सिक्योरिटीज़ के अंदर टू एंश्योर सॉल्वेंसी ऑफ बैंक। सीधी सी बात है, तुम्हारे पास पैसा रहेगा देने के लिए, कंडीशन है ना कि बाई चांस ये कल आ जाए 500 रुपये निकालने, तो तुरंत दे सकते हो ये 500 रुपये उठा के तुम, ठीक। तो ये सिचुएशन है आपका। सर इसमें तो आप कह रहे थे कि थोड़ा ही कैश रखना है, तो खाली एक यही तो होना है जमा करने वाला, बैंक में जमा करने वाले तो और भी हैं, ठीक। तो ये कहानी होती है हमारी, ये हमारा इसमें आता है। इसके बाद ये हो गया, ठीक।
बेस रेट आपको बता ही दिया, ये वो रेट होता है जिस पे हमारे बैंक्स जो होते हैं वो हमें लोन देते हैं, ये वो रेट होता है। तो यहाँ लिखा भी है आरबीआई ने मैंडेट कर दिया है बेस रेट। कब से लागू करा गया? 2010 से लागू किया गया, 1 जुलाई से। ठीक, बेस रेट इज द मिनिमम इंटरेस्ट रेट बिलो विच इट कैन नॉट लेंड एक्सपेक्ट इन केसेस अलाउड बाय आरबीआई। मतलब बेस रेट से कम पे बैंक वाले हमें लोन नहीं दे सकते, खाली उन कंडीशन पर देंगे इसमें आरबीआई अलाउ कर रहा है। बेस रेट सिस्टम इज एप्लीकेबल टू ऑल न्यू लोन्स फॉर दोज ओल्ड लोन डेट कम अप फॉर रिन्यूअल आफ्टर 2010। मतलब ये सारे लोन्स के ऊपर लागू होता है, चाहे वो 2010 से पहले का हो, चाहे 2010 के बाद का हो, चाहे 2010 से आपने पहले लोन लिया हो, उसे आप अभी रिन्यू कराना चाह रहे हो, ये सब पे लागू होगा। आरबीआई डज नॉट फिक्स बेस रेट, आरबीआई बेस रेट फिक्स नहीं करता। इट हैज़ इशूड ब्रॉड गाइडलाइंस टू अ बैंक एंड टू एज टू हाउ दे शुड अराइव एट द बेस रेट। मतलब आरबीआई खाली गाइडलाइंस इशू करता है कि किस तरीके से आप बेस रेट को कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है, डिफरेंस पढ़ लेना रेपो रेट और बैंक रेट के बीच में, ठीक है, वो आप वैसे भी लिख सकते हो, आपको पता ही है, दोनों को एक्सप्लेन कर देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक, लिक्विडिटी मैनेजमेंट ध्यान रखना, एसएलआर इसका मतलब किस तरीके से इसका इस्तेमाल करता है आरबीआई। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को यहाँ दे रखा है, इम्पैक्ट ऑफ सीआरआर इन्फ्लेशन के ऊपर, ऐसे ही इसका दे रखा है एसएलआर के ऊपर, एसएलआर का। ठीक, तो इन सब का ये याद कर लेना अच्छे से, इसके फंक्शंस पढ़ लेना और ये पढ़ लेना, इकोनॉमिक्स की बुक से कवर कर लेना, बकाया बैंकिंग की बुक से कवर कर लेना। ठीक, इसके नोट्स जो हैं वो आप लोगों के पास ऑलरेडी मौजूद हैं और जिनके पास नहीं है उनको मैं ग्रुप में अगर देखूँगा मेरे पास पढ़े होंगे तो भेज दूँगा। ठीक, चलो बाकी इसके 3 चैप्टर आपके बचते हैं। मैंने 3 चैप्टर लगभग इस वीडियो के साथ आपके कवर करा दिए, तो उनकी भी मैं कोशिश करूँगा कि वो हो जाएं आपके एग्ज़ाम से पहले।